और बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। रात 9:51 पर एम्स ने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें बताया गया है कि उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। आज उन्हें एम्स में आईसीयू में एडमिट कराया गया था। लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे और राज्यसभा से जब रिटायरमेंट उनका हुआ उसके पहले भी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि कैसे व्हील चेयर पर वो राज्यसभा के भीतर जब कार्यवाही चलती थी तो वो व्हील चेयर से पहुंचते थे और राज्यसभा की कार्यवाही उन्होंने अटेंड की है। बात अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की करें तो उनका जो व्यक्तित्व था उसके कई रूप जो हैं वो देखने को मिले हैं। वित्त मंत्री के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक पूर्व पीएम के तौर पर और आर्थिक सलाहकार के तौर पर या आरबीआई के गवर्नर के तौर पर जब भी उनका जिक्र होता है तो उनके कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। हमारी सहयोगी रंजिता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजिता, राष्ट्र शोक घोषित कर दिया गया है 7 दिनों के लिए। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि, अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी तक एम्स कौन कौन लीडर पहुंचे हैं और कल सुबह से क्या कुछ कार्यक्रम कैसे रहने वाला है, अगर कोई जानकारी मिल पाई हो तो? बिल्कुल, देखिए जैसे ये खबर निकली और तब तक एम्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा उस वक्त से लेकर अभी तक एम्स के अंदर ही मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे दिल्ली पहुंचेंगे वो सबसे पहले एम्स आएंगे और इस बीच सोनिया गांधी ने भी बातचीत की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी से फोन पर उनकी बातचीत हुई है, ढाढ़स बंधाया है उन्होंने। ये भी कहा कि जल्द ही वो पहुंच रही हैं एम्स। राहुल गांधी ने भी फोन पर बात की है। सूत्रों का ये भी कहना है कि सरकारी जो तमाम कार्यक्रम है, इसके अलावा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सरकारी आवास है उसमें फासला कम है। समय अभी तक तय नहीं हो पाया है कि किस वक्त से किस वक्त के बीच में ये पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा। ये बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी यहाँ एम्स पहुंचेंगे, गुजरात के हित की कोई भी बात लेके जाते थे तुरंत बड़े प्यार से सुन के उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था। पाकिस्तान में हमारे मछुआरे कैद थे, पाकिस्तान की कैद में, वहाँ डायलॉग करके सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा कैसे मिले। हमारी बोट्स वहाँ पकड़ के ले जाते थे तो फिर मछुआरों के लिए दिक्कतें थी, बैंक लोन्स होती थी। उसके लिए पहली बार ये वो मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने उन मछुआरों के बोट्स के लिए भी हेल्प की। और कोई राजनीति में अनाप शनाप कुछ भी बोल दे, उस वक्त हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे कि इसको शासन चलाना नहीं आता है मित्रों, ये डॉलर इतना मजबूत करके रुपया इतना कमज़ोर कर दिया कि जैसे रुपया उसकी उम्र के साथ कंपटीशन कर रहा हो। कभी कहते थे पगड़ी के नीचे कुछ नहीं, पर किसी ऐसी बात के ऊपर कभी भी उन्होंने रिएक्ट ऐसे नहीं किया कि जिसे पॉलिटिकली रिएक्शन कहते हैं, क्रोध कहते हैं, कभी नहीं किया। मैंने राज्यसभा में उनके साथ एक साथी के तौर पे काम किया। मुझे याद है वो दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का किसी ने एक और फॉर्म डाल दिया तो इसलिए चुनाव हो गया। मैं कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरे पास नंबर्स थे, बहुत चिंता नहीं थी। फिर भी मनमोहन सिंह जी के वहाँ से फ़ोन आ गया कि साहब कह रहे हैं मैं वोट करने आऊँगा। मैंने कहा फ़ोन दो। मैंने कहा सर अपना मत आइए, ज़रूर इलेक्शन है पर नंबर्स हो जाएंगे, चिंता नहीं। नो 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 शक्ति सिंह जी, इन इलेक्शन देयर शुड नॉट बी एनी ओवर कॉन्फिडेंस, आई कैन कम, आई विल कम। और वो व्हील चेयर में वोट करने के लिए मेरे लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए राज्यसभा में मुश्किल हेल्थ की होने के बावजूद। Well, you know, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was there in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with 2 other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani.
So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission, and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, I've worked with him very, very closely, very intimately. Very many memories of our association. तो अभी आप जयराम रमेश को सुन रहे थे, उसके पहले शक्ति सिंह गोहिल, और सभी इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी जुड़ी हुई मेमोरीज जो है वो बातें साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चाहे वो योजना आयोग का जिक्र जो इस वक्त जयराम रमेश कर रहे थे, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो फैसले लिए उसकी बात करें तो उसका जिक्र भी आज पूरा देश कर रहा है, या फिर 1991 का वो दौर, 1991 से 1996 तक जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव में वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस वक्त जो आर्थिक सुधार उन्होंने किया जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, सभी आज उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और उन बातों का जिक्र करते हुए ये बात सच साबित होती है जो खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे। रंजीता, आपको याद होगा एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब चला जाऊंगा तो मेरे लिए फैसले याद आएंगे। आज पूरा देश, जो भी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, उनके उन फैसलों को याद कर रहा है। रंजीता, बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के मंत्री हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या फिर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला कोई व्यक्ति, श्वेता, आज सब गमगीन है और सभी के जुबान पर एक ही नाम है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उनका कहना है कि बिना शोर मचाए अगर देश के लिए किसी प्रधानमंत्री ने काम किया है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। मुझे याद है संसद में एक बार आज के दिन भी वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है जब सुषमा स्वराज और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में सवाल और जवाब चल रहे थे और सवाल और जवाब का दौर शेरो शायरी के बीच हो रहा था। उस बीच संसद की एक वीडियो वायरल हो रही है और उसमें एक शायरी है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी। जब मनमोहन सिंह पर लगातार सवाल किए जा रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हर सवाल का जवाब वो देना जरूरी नहीं समझते थे, वो ये मानते थे कि जवाब देने से बेहतर है काम करना। और यही वजह है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तब उनके कामों को याद किया जा रहा है। किस तरह से आर्थिक सुधार उन्होंने किया, किस तरह से बतौर प्रधानमंत्री जब आर्थिक नीतियों में उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, जब भारत आर्थिक जो क्राइसिस से जूझ रहा था, जब पूरा विश्व, पूरा वैश्विक हम कह सकते हैं पूरी तरह से ध्वस्त था, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जो बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए वो याद किए जा रहे हैं। जो अलग अलग योजनाएं रही, चाहे वो उनके पहले कार्यकाल की मनरेगा की योजना रही हो या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये तमाम वो कानून जब वो प्रधानमंत्री थे एक देश को अलग तरह से वो देखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक मजबूती होनी जरूरी है और इसके साथ साथ ही जो देश की सबसे बड़ी रीढ़ कही जाती है गांव को विकसित करना होगा, गांव की तस्वीर बदलनी होगी। और यही वजह है कि मनरेगा जैसी बड़ी योजना वो लेकर आए। हालांकि मनरेगा पर कई बार मौजूदा सरकार की तरफ से भी प्रहार किए गए, लेकिन कांग्रेस जो अपनी अलग अलग उपलब्धियां बताती है, जब आज अपने कार्यकाल को गिनवाती है, जब कहती है कि 10 साल कांग्रेस ने क्या किया, तो उसमें सबसे पहला नाम मनरेगा आता है। और ये कहते हैं कि किस तरह से मनरेगा एक योजना ने न सिर्फ देश की बल्कि गांव की तस्वीर किस तरह से बदली है। तो ये तमाम जो फैसले थे, ये तमाम जो चीजें रही देश को आगे बढ़ाने की, और चाहे वो जीडीपी को बढ़ाने की बात रही हो या फिर अलग अलग फैसले लेने की बात रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिना कहा भी जाता था कि मीडिया में बहुत कम बोलते हैं, सवालों के जवाब कम देते हैं, लेकिन जब देते थे तो भरपूर जवाब देते थे। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किए और मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब दे देते थे वो।
बिल्कुल रंजिता, और जब याद कीजिए कि राज्यसभा से रिटायरमेंट से पहले वो तस्वीर भी याद होगी, और आप तो क्योंकि कवर करती आई हैं कांग्रेस पार्टी को, तो कैसे व्हील चेयर पर पहुंचे। शक्ति सिंह गोहिल भी कह रहे थे कि जब चुनाव था और ऐसे में पता चला कि कुछ शायद मत विभाजन हो सकता है, तो फोन आया और उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा मैं खुद आऊंगा वोट करने। तो वो चीजें भी ये दर्शाती हैं कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए वो इसे हल्के में नहीं लेते थे। वो गैर मौजूदगी भी उनकी चल जाती, लेकिन वो मौजूद रहते थे। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। भूपेश बघेल ने, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है मनमोहन सिंह को लेकर, पहले वो सुनवा देते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ रंजिता। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। ऐसे ही लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम आपको सुनाते रहेंगे। रंजिता, आपने बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी से बातचीत हुई है। क्या सोनिया गांधी भी एम्स पहुंचेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और यही वजह है कि CWC की बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए नहीं गई, तो क्या वो भी एम्स पहुंचेंगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो खबर निकल कर आ रही है श्वेता, वो ये कि लगभग 1 घंटे में, क्योंकि जो प्रक्रिया एम्स में है वो चल रही है, उसके बाद लगभग 1 घंटे में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, जो उनका सरकारी आवास है, एक जनपद, वहां ले जाया जाएगा। कहा जा रहा है अब तमाम जो मूवमेंट है वो वहां होंगे, तमाम नेता वहां पहुंचेंगे, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अगर एम्स में उनका पार्थिव शरीर रहा, उनका परिवार अगर यहाँ रहेगा तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि दोनों ही नेता जो है वो एक जनपद पहुंचेंगे। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय जो 24 अकबर रोड में मौजूद है वहां रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। उनके कार्यालय में जो हमारी अभी बातचीत हुई है श्वेता, वो मैं साझा करना चाहूंगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं, जिनमें से 2 बेटी अभी दिल्ली में मौजूद है और एक विदेश में है। तो अब परिवार ये भी तय कर रहा है कि क्या अपनी उस बेटी का इंतजार, जो अंत्येष्टि होगी उससे पहले उनका इंतजार किया जाएगा या क्या कुछ, क्योंकि ये जो फैसले हैं वो पारिवारिक फैसले होते हैं। ये तमाम फैसले जब होंगे उसके बाद अंत्येष्टि को लेकर समय और जो है वो तारीख तय की जाएगी। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एम्स में जो तमाम प्रक्रिया है वो पूरी करके पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास पर ले जाया जाएगा, और उस सरकारी आवास पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही पहुंची हुई है। कांग्रेस के जो भी नेता यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेस की पूरी हम कह सकते हैं कि जो संगठनात्मक जो पूरी टीम है वो जो है वो कर्नाटक में है, बेलगाम में कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था और कल के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं दिल्ली और उसके बाद उनके आवास पर पहुंचेंगे। बिल्कुल रंजिता, जैसा कि आप बता रही हैं कि प्रियंका गांधी वहां से निकल चुकी हैं और वो शायद सरकारी आवास पहुंचेंगी जहां पार्थिव शरीर को डॉक्टर मनमोहन सिंह के ले जाया जाएगा। तो इस वक्त जो कुछ भी होना है वो सरकारी आवास पर ही जाकर होगा, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी निकले हैं तो वो भी शायद सरकारी आवास पर पहुंचे। इसलिए सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने फोन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पत्नी से बातचीत की है। फिलहाल जैसा कि रंजिता बता रही हैं कि क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बेटी विदेश में इस वक्त है, तो अब ये परिवार मिलकर फैसला करेगा कि क्या उनकी जो बेटी विदेश में है वो आ जाए, उसके बाद अंत्येष्टि कब होना है इसका निर्णय जो है वो लिया जाएगा। लेकिन देखिए, ग्राउंड से हम पल पल की डिटेल आपको बता रहे हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उन बातों को, उन फैसलों को याद कर रहे हैं जिसे पूरा देश जानता भी है, लेकिन आज उन फैसलों को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। और जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं जरा वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं, जरा सुनिए। इंग्लिश में बोलूं? मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए केवल एक क्षति ही नहीं मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है। उस वक्त उनका जाना जब देश की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले रही थी जो ले रही है, जो मैं समझता हूं देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसी उपलब्धि थी। राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। तो देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं और हमारी सहयोगी ग्राउंड से इंफॉर्मेशन भी दे रही है कि अब एम्स में जो है वो प्रक्रिया चल रही है और 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। फिर पार्थिव शरीर जो है वो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सरकारी आवास से, जो कि एक जनपद में है, वहां लेकर जाया जाएगा और कांग्रेस कार्यालय में भी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि 3 बेटियों में से 2 बेटी तो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, एक बेटी जो है इस वक्त बाहर है, देश से बाहर हैं, तो उनके आने का क्या इंतजार किया जाएगा। अंत्येष्टि का निर्णय जो है वो परिवार लेगा। फिलहाल आपको जो अपडेट दे दे कि 9:51 पर बताया गया कि एम्स में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया। उसके पहले कंफ्यूजन की स्थिति थी क्योंकि एडमिट थे सुबह से और आईसीयू में थे, हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही थी। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का ट्वीट सामने आना और उसके बाद उसे डिलीट कर देना। रंजीता, आपके पास कोई खबर? बिल्कुल, देखिए एम्स में जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर बाद अब उनके सरकारी आवास पर ले जाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेता यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर किरण वालिया हमारे साथ है। मैम, बतौर मंत्री भी कई दफा आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले होंगे, कांग्रेस में एक लंबा समय आपने भी गुजारा है। आज जब उनके जाने की खबर आई है, पहला रिएक्शन क्या है आपका? पहली प्रतिक्रिया तो दुखद ही थी, क्योंकि ऐसा इंसान जब धरती को छोड़ के जाता है तो बहुत कुछ खाली छोड़ जाता है। तो वो तो जाहिर है कि वो तो इस तरह की फीलिंग थी। और दूसरी बात कि जानते हुए भी शायद कुछ देर से तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उससे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वो हमें ज्ञान दे गए, जो वो अपना जीवन ही उनका जिस तरह से उन्होंने बिताया, वो अपने लिए अपने आप अनुकरणीय है, सराहनीय है। और सिंप्लिसिटी, ईमानदारी, हर चीज, नम्रता और ज्ञान इतना ज्यादा, तो ये मिश्रण बहुत कम होता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह में था। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे साथ आप साझा करनी चाहिए, उनके साथ कोई हुई ऐसी बात? तो ये दक्षिण दिल्ली से इलेक्शन लड़े थे, तो जिसमें इत्तेफाक से मेरा क्षेत्र भी आता था, तो मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ जगह जगह घूमी। तो मैंने उनकी सादगी पर तो मैं बिल्कुल नौछावर कि इतनी सादगी और इतना वो कभी कभी कहते थे कि जो गेंदे के फूल के दाग इतने हो जाते हैं, मुझे घर में सब बोलते हैं कि ये कैसे साफ हो गए। तो आप सोचिए, ये सादगी की एक सीमा है और वो एक अजीब मिश्रण होता है, और ये उसी में होता है जो बहुत सरल स्वभाव और स्वच्छ और सच्चा इंसान और इतना काबिल। अपनी आलोचनाओं को भी मुस्कुरा कर सुन लेते थे। आलोचना तो खास उनकी, वो आप सही कह रही हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं कोई आलोचना होती भी है, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं ध्यान आता बहुत कि उनकी बहुत आलोचना हुई है। बड़े बड़े उनके जो काम रहे हैं उसको लेकर के भी आज के दिन उनको याद किया जा रहा है। मनरेगा जैसी योजना, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, तमाम इस तरह की जो 10 साल जब वो प्रधानमंत्री हैं उस समय लाए गए ये तमाम योजनाएं हैं। वो आप जो आप कह रही हैं, मैं उनसे वही दोहराऊंगी कि खासकर मनरेगा तो डिफिकल्ट
बहुत बड़ा एक उनकी सोच थी। वो इसलिए कि एक जमीनी व्यक्ति थे और जमीनी आदमी के लिए उसके दुख के बारे में सोचते थे और उसी तरह की नीतियां लाए। आप अंदर गई, आपकी मुलाकात नहीं, अभी नहीं, उनके नहीं। परिवार वालों से कोई? नहीं, ऐसे तो नहीं करना। तो डॉक्टर किरण वालिया को आप सुन रहे थे, दिल्ली में मंत्री रही हैं और लगातार जिस बात को देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि उनकी तरह सादगी और जिस तरह के फैसले बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने लिए और जिस तरह का उनका अंदाज रहा, जिस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा, उनकी सादगी को आज लोग याद कर रहे हैं। वाकई में राजनीति में रंजीता, आपने भी कई नेताओं को देखा होगा, कई को इंटरव्यू किया होगा। राजनीति में आकर इतना सरल स्वभाव का रहना और बिल्कुल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसकी अगर बात करें, उनके व्यक्तित्व की बात करें, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े बड़े सुधार किए, आर्थिक शिल्पकार अगर उनको कहें तो गलत नहीं होगा, भारत के आर्थिक शिल्पकार वो रहे, और बावजूद इसके इतनी सौम्यता, इतनी सरलता, स्वभाव ऐसा कि जो कहते हैं ना विपक्ष भी आपका दीवाना हो जाए। रंजीता। बिल्कुल श्वेता, देखिए मुझे जहां तक याद आता है 1.5-2 साल से वो कांग्रेस के अलग अलग जो बैठकें रही हैं, चाहे वो वर्किंग कमेटी की बैठक रही हो, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रही हो या चिंतन शिविर कांग्रेस के रहे हो, उनको वो अटेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। लेकिन उससे पहले एक्टिवली वो तमाम बड़े जो बैठकें होती थी उसमें वो शामिल होते थे। कई बार हमने ये भी देखा कि उनकी तबीयत नासाज रही, उतने वो स्वस्थ नहीं रहे तो राहुल गांधी उनके यहाँ पहुंच जाते थे। पिछले दिनों जब उनकी तबीयत खराब होने की सूचना आई थी, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे थे और एक लंबी बातचीत हुई थी। हालांकि मीडिया में वो तमाम चीजें निकल कर नहीं आई और हमने जब जानने की भी कोशिश की उनके कार्यालय से, तो उन्होंने कहा कि हम फोटो भी इसलिए नहीं रिलीज कर रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत कोई बहुत बेहतर नहीं है और इस वजह से, और ये बहुत निजी बैठक रही। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये कि उस वक्त भी पार्टी के बारे में सोच रहे थे। कई पार्टी में बड़े फैसलों पर वो उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और जिस तरह से पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी उससे भी वो निराशा ना रहने कर कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह भरने की वो बात कह रहे थे। राहुल गांधी की जब, मुझे याद है राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई थी, उस दौरान भी राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह से जाकर मिले थे और उन्होंने इस बात की तारीफ की थी कि ये एक बड़ा फैसला आपने लिया कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आम जनता क्या चाहती है। और खासकर जो एक लगातार सवाल कांग्रेस पर उठते रहे कि कांग्रेस जमीन से अब कहीं न कहीं कटती जा रही है, उसको एक बार फिर से जीने की कोशिश राहुल गांधी की जो रही, उसको, उसकी सराहना डॉक्टर साहब किया करते थे। संगठन में क्या बड़े फैसले हो उस पर वो बात करते थे। कई ऐसे नेता जो स्टेट लीडर रहे हैं वो भी जब वक्त मांगते थे तो उनसे भी वो मिलने का समय वो दे देते थे। तो लेकिन ये कहा जाए कि भले ही वो पब्लिकली उतना नजर नहीं आते थे लेकिन कांग्रेस के लिए वो हमेशा खड़े रहे, कांग्रेस के बड़े फैसलों में वो खड़े रहे और जब भी कांग्रेस का कोई नेता उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए जाता था तो कभी वो इस बात को लेकर कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनके पास समय नहीं है, ये तमाम चीजें कभी भी डॉक्टर साहब के साथ नहीं लगी। उन्होंने हमेशा हर नेता को गाइड करने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में आज हो या फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गया हो। तो एक व्यक्तिगत भी सबका अनुभव है और यही वजह है कि एक लंबी फेहरिस्त हम देख सकते हैं, चाहे वो कैबिनेट में उनके साथ काम किए हुए नेता हो या संगठन में उनके साथ बातचीत करने वाले नेता हो। तमाम नेता आज उनके स्मरण को, उनके साथ बातचीत की गई हुई चीजों को आज याद कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी से भले ही जुड़े हुए थे, देश के प्रधानमंत्री वो 10 साल रहे, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के धनी वो रहे कि आज देश का
युवा, भले ही जो 20-25 साल का युवा है वो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह को उतनी बेहतरी से ना जानता हो, लेकिन जो लोग भी आज उन्हें याद कर रहे हैं, जो लोग भी उनके कार्यशैली को जानते थे, जो भी उनके फैसले लेने के अंदाज को जानते थे, उनके कायल थे। और यही वजह है कि आज हम 12:30 लगभग 12:20 अभी वक्त हो रहा है और एम्स के बाहर का नजारा इसी तरह से है। मीडिया है, पुलिसकर्मी है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानने वाले, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानने वाले वो तमाम लोग यहाँ आपको नजर आएंगे। उनके पोस्टर लेकर भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से आज उनको वो याद कर रहे हैं, क्योंकि आज एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक व्यक्तित्व की जो लगातार श्वेता हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसकी जगह शायद ही कोई ले सके। जी रंजीता, आप जरा ऐसे लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा इस बीच, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि दूसरे पार्टी के नेता भी उनकी तारीफ करते थे। तो झारखंड के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष गंगवार का क्या कुछ कहना है ऐसे मौके पर, वो भी जरा सुनवा देते हैं। अभी ये जानकारी हमको मिली है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो पहले देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे स्वरूप से देखने का काम निभाते थे, 90 वर्ष से अधिक आयु में उनका स्वर्गवास हो गया है। तो वास्तव में एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक चिंता की बात है। विभिन्न पदों पर रहते हुए जो देश के लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाते हुए जिन कामों को किया है उसे उन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में चिंता का विषय हो रही थी, तब उन्होंने एक अच्छी दिशा में, एक सही स्वरूप में लाने का काम किया। उनको याद कर रहे हैं आप? मैडम, सबसे पहले बेटा छोटा था जब वो इलेक्शन दिल्ली के अंदर उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, तब भी उन्होंने मेरे ही विधानसभा से लड़ा था, दक्षिण दिल्ली विधानसभा से लड़ा था, मल्होत्रा जी के खिलाफ लड़ा था। मैं बहुत छोटा था जब वो आए थे, तब भी मैंने उनको देखा। और 2019 के अंदर जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था दिल्ली के अंदर, तब भी रजौरी गार्डन के अंदर ही वो प्रचार करने आए थे। तो मैं उनकी यादों को भूल नहीं सकता। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, मैं उनकी यादों को नहीं भूल सकता। क्या कुछ बातें कभी जब आपकी मुलाकात हुई, जब प्रचार के लिए आए, कभी जब मैं उनसे ये फोटो लेकर जब मिला था तो मैंने उनको बताया कि जब आप यहाँ से दक्षिण दिल्ली से जब इलेक्शन लड़ रहे थे हमारे वार्ड से, मैं वही छोटा लड़का हूँ जो नारे आपके लिए लगा रहा था। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं पहचान गया तेरे को, क्योंकि जब मैं आप गाड़ी से उतरा तो भी तूने मेरे लिए नारे लगाए, तो मैं तेरे को भूल नहीं सकता। तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था। आज रोकर उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन आज तो पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, कह रहा है कि मैं तो चाहता हूँ, मैं बार बार आप सबके चैनलों से कह रहा हूँ कि डॉक्टरों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत ताकत हो तो मेरा शरीर लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश के लिए भेज दें, क्योंकि वित्त मंत्री रहते भी उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी और प्रधानमंत्री रहते भी देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। तो हम उनको चाहते हैं और उन्हीं की याद के अंदर यहाँ पर आए। जैसे मुझे पता चला कि उनके साथ एम्स में उनको लाया गया, तो मेरे को उसी टाइम से दुख हुआ और मैं भागा वहां से फटाफट और यहाँ पहुंचा उनके लिए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उनका से मेरे सर पर हाथ रखना ही मैं नहीं भूल सकता मैडम। उनका हाथ मेरे सर पर था। और आप कह रहे हैं कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आप कितने साल के थे? मैं 18 साल की मेरी उम्र थी। अम्बेसडर गाड़ी थी उनके पास और गाड़ी के अंदर आए वो व्हाइट कुर्ता पजामा डाल के। जैसे ही मैंने गाड़ी खोली मेरे पास फोटो है, क्योंकि उस टाइम वो ये मोबाइल तो थे नहीं। मैं फोटो चाहेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा, उनकी यादों को मैं भुला नहीं सकता। मेरे ही क्षेत्र से वो लड़े थे और ये विधानसभा की 2019 की इलेक्शन की है, तो भी वो रजौरी गार्डन विधानसभा में ही आए थे, तब भी उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा था। बात है जो आपको उनके अंदर सबसे बेहतर लगती थी? हमेशा सर ये कहते थे, हम वहाँ पर खड़े हुए हमने माइक लिया, हमने कहा कि वो ऐसा, ये नेता ऐसा, वो नेता ऐसा, हमने सबकी बुराई करी। उन्होंने कहा, बेटा किसी की बुराई मत करो, बुराई करोगे तो अपने पे आएगी छीट, क्योंकि हम पता नहीं कैसे हैं। उन्होंने कभी भी, आपने देखा जब भी वो प्रधानमंत्री रहे या वित्त मंत्री रहे, उन्होंने किसी पे भी एलिगेशन नहीं लगाया। आपने देखा कि अब जो चल रहा हालात के, उन्होंने
जो नेता अब जो प्रधानमंत्री इस देश के हो, कोई भी हो, उन्होंने एलिगेशन सब पर लगाए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे थे, उन्होंने किसी पर भी, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो कोई और भी पार्टी के नेता हो, कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किसी पर भी एलिगेशन नहीं लगाया, ना वित्त मंत्री रहते हुए एलिगेशन लगाया, ना प्रधानमंत्री रहते हुए एलिगेशन लगाया। वाजपेयी साहब भी थे, वो भी बहुत इज्जत मान सम्मान करते थे, हर बंदे ने उनकी इज्जत मान सम्मान करा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी किसी पर भी एलिगेशन नहीं लगाया। लोगों ने एलिगेशन उन पर लगाया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी उन पर। तो आज जब पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे तो पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। जो लोग भी जैसे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े रहे हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या आम लोग, सभी अपनी भावनाएं जो हैं व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए।